हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आज सबसे एंट्री टेस्ट का बायोलॉजी का सबसे अहम तरीन टॉपिक, सबसे अहम तरीन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम वेरिएशन एंड हेरिडिटी है। वेरिएशन एंड हेरिडिटी के अंदर हम पढ़ेंगे जीन के बारे में, हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। ज़रा सुनिएगा, जीन किसको कहते हैं? जीन का मतलब है इट इज़ नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। जीन को हम लोग कहते हैं इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। दे कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन, दे हैव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ। हमारी बॉडी की एक एक चीज, हमारी बॉडी की एक एक फंक्शन स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने वाली जीन है। तो जीन के अंदर सारी मालूमात है। जीन को हम इस वे में भी ले सकते हैं कि जीन आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक कोड विच इज प्रेजेंट इन डीएनए। जीन लफ्ज निकला है जीनोस से, एंड दिस जीनोस मीन्स रेस। रेस का मतलब होता है नस्ल, स्पीशीज। सर अगर जीन ये है तो फिर जीनोम किसको कहते हैं? एक्चुअली जीनोम का मतलब है इट इज कॉल्ड एज, इट इज टोटल कलेक्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन इंडिविजुअल। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उन सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में जितनी भी जीन्स हैं, उसको कलेक्शन को हम जीनोम कहते हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि जीन पूल किसको कहते हैं? जीन पूल का मतलब है इट इज डिफाइंड एज total collection of gene. It is total collection of gene present in population. एक पॉपुलेशन में जितनी भी जीन्स हैं उनकी कलेक्शन को हम जीन पूल कहते हैं। अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो एक और लफ्ज आता है जेनेटिक्स। What do you mean by genetics? Genetics, it is the field of specialization. Genetics is known as the field, the branch of biology in which we discuss, or it is the scientific study about gene. जीन की साइंटिफिक स्टडी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। जीन की लोकेशन क्या है, जीन का फंक्शन क्या है, जीन का स्ट्रक्चर क्या है, जीन की कंपोजिशन क्या है, उन सब की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं तो फिर एक और लफ्ज आता है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मकसद है इट इज मैनिपुलेशन of gene. It is modification, it is the changes of genetic material to achieve the specific target, to achieve the specific target कह लें, to specific task। हम जीन की मॉडिफिकेशन करें, हम एबनॉर्मल जीन को निकाल कर रिप्लेस करें एबनॉर्मल जीन को फ्रॉम द नॉर्मल जीन, इसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और बुक में लिखा है कि दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिसने इस फील्ड की इब्तिदा की, उसका नाम है ग्रीगर जॉन मेंडल। Gregor John Mendel, he was called as the founder of genetics. सबसे ज़्यादा इसने काम किया
सबसे ज़्यादा इसने मेंडल्स लॉ के नाम से काफ़ी लॉज दिए जो हमारी रहनुमाई करते हैं जीन की फील्ड में, जेनेटिक्स की फील्ड में। एक फर्स्ट और सेकंड लॉ बड़ा मशहूर हुआ और ये अपने वक्त का एक बेहतरीन साइंटिस्ट था। इसने किस तरह से कामयाबी हासिल की, हम पढ़ते हैं चॉइस ऑफ मटेरियल। Actually, basically he was the priest of a church। ये एक चर्च में पादरी था और वहाँ पर साइंटिस्ट आते थे इबादत करने। ये उनसे मिलता था, अपने इज़हार ख्यालात उनसे करता था। इसने फिर 6 क्लास और 9 क्लास को साइंस पढ़ाना शुरू की, वहाँ से अपने तजुर्बात किए और पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। 200 साल तक, ये 1881 की बात है, उसके बाद 200 साल तक इसके लॉज को अभी तक कोई चैलेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सका, ना कोई कर सकता है। इसने चॉइस ऑफ मटेरियल किया। इसने लिया पीजियम सैटिवम को एज अ एक्सपेरिमेंट के तौर पर। पीजियम सैटिवम पी प्लांट को बोलते हैं, तो इसने रिसर्च के लिए पी प्लांट लिया। इसकी चॉइस ऑफ मटेरियल बड़ा शानदार था और उसके हिसाब से फिर इसको कामयाबियाँ मिली। पी प्लांट की खास बात ये होती है कि उसके अंदर सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकती है, मीन्स सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है, तो आपको इसकी मैनी वैरायटीज मिल सकते हैं। नंबर 2 जो इसका सबसे बड़ा काम वो ये कि ये आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल इस प्लांट की ग्रोथ हो सकती है, नेचुरल डेवलपमेंट हो सकती है और फर्टिलाइजेशन हो सकती है। नंबर 3 इनके अंदर जो इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से मुराद जैसे मिसाल के तौर पर एंड्रोशियम, जैसे मिसाल के तौर पर गाइनोशियम, ये दूसरे प्लांट से ज़्यादा प्रोमिनेंट और ज़्यादा लार्ज थे, ताकि ज़्यादा लार्ज साइज होने से फ़र्क ये पड़ता है कि इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप आसानी से अपने सामने, इनके अंदर ओवरी, इनके अंदर पॉलन ग्रैन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नंबर 4 ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, जो प्लांट से इनके बच्चे होते हैं वो फर्दर वो भी आगे फर्टाइल होते हैं और इस तरह से इनकी जनरेशन टू जनरेशन आप स्पीशीज को अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इनके चॉइस ऑफ मटेरियल में पी प्लांट सेल्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकता है, नेचुरल ब्रीडिंग भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी। इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, इनमें ऑफ स्प्रिंग भी आगे बेटा क्या होती है, फर्टाइल होती है। तो ये वो चॉइसेस ऑफ मटेरियल थे जिसकी वजह से मेंडल को कामयाबी मिली। अब फर्क ये पड़ता है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कौन से किए, मेंडल ने कौन कौन सी चीज़ों को देखा, ज़रा समझिएगा। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं करैक्टर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उसकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उसकी कैपेसिटी होती है, जो उसकी एबिलिटी होती है, वो किसी भी शक्ल में हो, उसकी हाइट के, उसके कलर के, उसे हम कैरेक्टर कहते हैं। मैं आपको इसकी आसान सी मिसाल यूँ देता हूँ कि हम जंगल में जा रहे थे तो हमें एक प्लांट मिला और वो प्लांट था टॉल। तो ये टॉल प्लांट एक तरह से कैरेक्टर है। सर किस चीज़ का कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर है हाइट का। एक प्लांट टॉल है तो इसका मतलब है कि आप टॉल या ड्राफ्ट की बात करते हैं तो आप उनके कद की बात करते हैं, आप उनके लेंथ की बात करते हैं, आप उनके हाइट की बात करते हैं। तो इस लेंथ या हाइट को हम लोग कहते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स एनी थिंग्स विच यू हैव।
अब हम जा रहे थे तो हमें एक ऐसा फ्लावर मिला जो फ्लावर रेड कलर का था। तो अगेन ये जो कलर है ये इसके शामिल हो गया कैरेक्टर में। तो एक वैरायटी को हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। हम जा रहे थे, हमें एक ऐसा प्लांट मिला जिसका सीड जो था वो राउंड था, जिसका सीड जो था वो रिंकल था। तो हम इसे कहते हैं, अगेन इट इज नोन एज शेप। तो याद रखिएगा, आई का कलर, सीड का शेप, प्लांट का हाइट, ये सब के सब सिंगल आप इनको कह सकते हैं। इट इज सो कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एज कैरेक्टर्स। अब मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ। एक स्टूडेंट ने कहा, नहीं सर, एक दुनिया में ऐसे भी प्लांट हैं जो ड्वार्फ हाइट के हैं। इस दुनिया में ऐसे भी फ्लावर हैं जिनका कलर येलो है, ऐसे भी प्लांट हैं जिनका सीड रिंकल है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? अब हम इसे कहेंगे, ये पहले एक वैरायटी थी तो इसका नाम था कैरेक्टर। अब एक ही किस्म की दो वैरायटी आ गई तो नाउ इट इज नोन एज अलील। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि व्हाट डज अलील मीन? अलील का जीन में गहरा ताल्लुक है। तो आज सुनिएगा, कोई पूछे अलील किसको बोलते हैं? अलील से मुराद है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अलील से मुराद है कि इट इज नोन एज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन का मतलब है कि एक ऐसी जीन जो पेयर में जीन हो, उनमें से पेयर का एक अगर होगा तो वो कैरेक्टर कहलाएगा। अगर एक ही शेप की दो वैरायटी है, एक ही कलर की दो वैरायटी है, एक ही हाइट की दो वैरायटी है, तो हम उसे कहेंगे अलील। फिर वो अलील आगे डिवाइड है दो फॉर्म में। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ अलील। एक जाहिर सी बात है, एक होगा जिसे हम लोग कहते हैं डोमिनेंट, और एक कहलाएगा रिसेसिव। अगर तो अलील पेयर का नाम है तो पेयर में एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव कहलाएगा। सर ये डोमिनेंट से क्या मुराद है? डोमिनेंट से मुराद ये है कि ये कॉमनली कैरेक्टर है, ये वो कैरेक्टर है जिसने अपने आप को एक्सपोज्ड किया। डोमिनेंट का मतलब कि वो कैरेक्टर जो कॉमनली प्रेजेंट हो, डोमिनेंट का मतलब ज्यादा हावी हो। अगर हम आगे चलें रिसेसिव की, तो ये कैरेक्टर कहलाते हैं रेयर। रेयर का मतलब ये कैरेक्टर होते हैं अनकॉमन। तो सर पता कैसे चलेगा कि ये डोमिनेंट है कि ये रिसेसिव है? बहुत आसान बात है। अगर टॉल इस दुनिया में 90% है और ड्वार्फ 10% है, तो इसका मतलब है टॉल हाइट डोमिनेंट है और ड्वार्फ हाइट रिसेसिव है। तो अगर आप टॉल का लिखना चाहते हैं, टॉल का स्ट्रक्चर, तो टॉल जो कॉमन होगा वो डोमिनेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो यूं समझ 70% रेड है, 30% येलो है। तो कलर में रेड ज्यादा डोमिनेंट है, येलो जो है बेटा वो रिसेसिव है। राउंड जो है वो 80% है और रिंकल 20% है। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो ज्यादा होगा वो कहलाएगा डोमिनेंट, जो कम होगा वो कहलाएगा रिसेसिव। तो अगर हम देखें तो डोमिनेंट इधर टॉल है, देखें तो डोमिनेंट इधर राउंड सीड है, देखें तो रेड कलर डोमिनेंट है। जो रिसेसिव होता है वो इधर बिलफर्स, इधर रिसेसिव कौन सा है? ड्वार्फ है। इधर रिसेसिव कौन सा है? रिंकल है। इधर रिसेसिव कौन सा है? येलो कलर है। सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है? हमें डोमिनेंट रिसेसिव पता चलता है इनके जीनोटाइप से। जीनोटाइप मीन्स किसी भी अलील की जेनेटिक कंपोजिशन, किसी भी अलील का जीन की कंपोजिशन को जीनोटाइप कहते हैं। जेनेटिक कंपोजिशन मीन्स जीनोटाइप। अब सर इसको किस तरह से पढ़ना है?
इसको पढ़ने का आसान सा तरीका है, जरा सुनिएगा। अगर टॉल है तो टॉल का दो बनेंगे डोमिनेंट में, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। पहली बात यह है कि हमने इधर दो क्यों रखा, टॉल का दो लफ्ज क्यों रखे, एक मेल मदर से आएगा, एक फीमेल से आएगा, और ये क्या कहलाता है होमोजाइगस और ये क्या कहलाता है हेटेरोजाइगस। तो याद रखना, टॉल अगर कोई डोमिनेंट एक भी हो कैपिटल में तो उसको डोमिनेंट कहते हैं। तो मैं फिर दोबारा बताता हूँ, जरा देखना, ये है टॉल और यूँ समझ ले टॉल डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर में शो करते हैं, और कैपिटल लेटर के साथ साथ आपने एक नहीं आपने दो लिखने। सर दो क्यों लिखने, वो इसलिए कि जो कैरेक्टर है, जो जीन है, वो मदर फादर दोनों से आते हैं। और एक और वैरायटी भी है डोमिनेंट की, और वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब है कि ये हेटेरोजाइगस। तो याद रखिएगा, तो डोमिनेंट दो होता है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं राउंड की, तो ये देखिएगा कैपिटल आर एक, फिर कैपिटल आर, और ये क्या कहलाता है स्मॉल आर। दीज आर नोन एज डोमिनेंट होमोजाइगस, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस। इसी तरीके से अगर हम टॉल के बाद बात करें ड्वार्फ की, तो ड्वार्फ का एक ही बनता है और वो उसको नॉर्मल वर्ड्स में लिखते हैं स्मॉल टी। अगर हम राउंड का अगर हम रिंकल देखें तो वो कैसा होगा स्मॉल आर। तो कोई भी जेनेटिक क्रॉस को एंटी टेस्ट में सॉल्व करने से पहले उसका बनाना पड़ता है डेटा, और डेटा बनाने का तरीका ये है कि टॉल को आप होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों में लिख सकते हैं, ड्वार्फ सिर्फ होमोजाइगस होगा। अगर ये जीनोटाइप है तो सर फिर फिनोटाइप किसको कहते हैं? फिनोटाइप का मतलब होता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप का मतलब है उसका एक्सटर्नल व्यू क्या है, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, वो एक्सटर्नली किस तरह से दिखता है, उसका एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर को या उसकी शेप को हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब जीन, फिनोटाइप का मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस। एक और लफ्ज बहुत ज़्यादा पढ़ने में आता है जिसे हम लोग कहते हैं लोकस। सर व्हाट डज लोकस मीन्स? लोकस का मतलब है it is location of gene present in chromosomes। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन की लोकेशन को हम लोग कहते हैं लोकस। फिर अगर ऐसा होता कि पूरी दुनिया में इंसानों का ब्लड ग्रुप, ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप अगर ए होता, सिर्फ ए, तो मैंने आपको क्या कहा था, सिंगल वैरायटी को हम लोग कहते हैं जस्ट कैरेक्टर। अगर पूरी दुनिया में एक कैरेक्टर होता ए, तो हम कहते हैं ये कैरेक्टर है। पता चला कि ब्लड ग्रुप बी भी है, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कैरेक्टर नहीं, अब ये कहलाएगा अलील, क्योंकि एक ही चीज की दो वैरायटी आ गई। मगर पता चला ब्लड ग्रुप ए बी भी होता है और ब्लड ग्रुप ओ भी होता है। तो अगर बात निकल गई पेयर से ज्यादा, तो हम फिर इसे कहते हैं मल्टीपल अलील। अलील फॉर द alternate form of gene and multiple allele means they have more than 2 copies। और दुनिया की बेहतरीन एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप की है, दुनिया की बेहतरीन एग्जाम्पल आई कलर की है, ब्लैक कलर भी है, ब्राउन कलर भी है, ग्रीन कलर भी है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो बेसिक चीज़ें जो हम लोगों को आनी चाहिए कि डोमिनेंट किसको कहते हैं जो ज़्यादा तादाद में होते हैं, रिसेसिव किसको कहते हैं जो कम तादाद में होते हैं। डोमिनेंट का पता कैसे चले, उनको कैपिटल में लिखा जाता है, रिसेसिव का पता कैसे चले, उनको स्मॉल वर्ड्स में लिखा जाता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं और जस्ट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसको न्यूमेरिकल कहते हैं। इसका नाम है सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस।
सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस या इसका दूसरा नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसको किस तरह से पढ़ना है, इसका आसान सा तरीका है कि पहले आपको मेंडल का लॉ मालूम होना चाहिए। एक ये रहा फर्स्ट मेंडल फर्स्ट लॉ और ये मेंडल सेकंड लॉ। मेंडल फर्स्ट लॉ क्या है जरा सुनिएगा। फर्स्ट लॉ को अगर आपने ग्रिप करना है, अगर मेंडल के फर्स्ट लॉ को अगर आपने अपने हाथ में रखना है जहन में, तो वो मियोसिस है। मियोसिस जो है बेटा वो मेंडल फर्स्ट लॉ को बताता है। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ मियोसिस का, तो शायद पता चल जाए। मियोसिस में होता क्या है, मियोसिस में कुछ इस तरह से होता है कि ये एक सेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, एक बड़ा क्रोमोसोम्स, एक छोटा क्रोमोसोम, एक बड़ा क्रोमोसोम, एक छोटा क्रोमोसोम। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स 4 हैं। ये मेल और यूं समझ लीजिए ये फीमेल है। फीमेल के अंदर भी आपको मिलेंगे एक बड़ा क्रोमोसोम, एक छोटा क्रोमोसोम, एक बड़ा क्रोमोसोम, एक छोटा क्रोमोसोम। और साइटोप्लाज्म में आपको मिलेगा सेंट्रोसोम्स। ये रहा। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में कुछ इस तरह से होगा कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये निकालता है अपने अंदर से स्पिंडल फाइबर्स। ये रहे। अब जरा देखिएगा, इधर क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे, एक बड़ा क्रोमोसोम्स अरेंज होगा, एक छोटा क्रोमोसोम, एक बड़ा क्रोमोसोम, एक छोटा क्रोमोसोम अरेंज होगा। इसी तरीके से इधर भी इसी तरह से होगा कि एक बड़ा क्रोमोसोम्स, एक छोटा क्रोमोसोम, एक बड़ा क्रोमोसोम और एक छोटा क्रोमोसोम अरेंज होगा। ये रहा इनके अंदर बना हुआ स्पिंडल फाइबर्स। ये रहे। अब ये ए पोल, ये बी पोल, ये ए पोल, ये बी पोल, ए पोल बी पोल आपस में एक दूसरे क्रोमोसोम्स को खींचेंगे। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में कुछ इस तरह से होगा कि क्रोमोसोम्स में एक बड़ा क्रोमोसोम एक जगह पे आ जाएगा, एक छोटा क्रोमोसोम एक जगह पे आ जाएगा, एक बड़ा क्रोमोसोम एक जगह पे आ जाएगा, एक छोटा क्रोमोसोम एक जगह पे आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हुए, डिवाइड नहीं हुए। ये देखिएगा, स्पिंडल फाइबर ने एक बड़ा क्रोमोसोम और इसने एक बड़ा और छोटा क्रोमोसोम अपने अंदर रिसीव किया। इस एग्जैक्टली इधर भी ऐसे ही होगा। एक तरफ एक बड़ा क्रोमोसोम चला गया, एक छोटा, एक तरफ एक बड़ा क्रोमोसोम चला गया, एक छोटा क्रोमोसोम्स, और ये रहे इनके स्पिंडल फाइबर्स। तो मैंने आपसे क्या कहा कि क्रोमोसोम्स यहाँ पर सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट लेवल में क्या होगा, नेक्स्ट लेवल में ये होगा कि ये एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे और एक के पास एक बड़ा क्रोमोसोम एक छोटा क्रोमोसोम आ जाएगा, एक के पास एक बड़ा क्रोमोसोम एक छोटा क्रोमोसोम आ जाएगा। अगर हम इधर देखें तो इधर भी 1 से 2 सेल बनते हैं। एक में एक बड़ा क्रोमोसोम एक छोटा क्रोमोसोम आ जाएगा, एक में एक बड़ा क्रोमोसोम एक छोटा क्रोमोसोम आ जाएगा। यूं समझ लीजिए कि ये बनाया है प्रोफेस, ये बनाया था मेटाफेस, ये रहा एनाफेस और इसका नाम है टेलोफेस। आप देख सकते हैं कि पेरेंट में 4 क्रोमोसोम्स हैं, बच्चों में 2, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ। बिल्कुल ये मियोसिस के प्रोसेस को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से समझाया। जरा देखिएगा कैसे। ईच ऑर्गेनिज्म कंटेन 2 फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट। एक्चुअली ये फैक्टर नहीं है, ये 2 जीन्स हैं। फिर क्या है, दिस फैक्टर सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब सेपरेट होते हैं, so that each gamete contain only 1 factor for each trait। आप एक बात नोट कीजिए कि एक बड़ा और एक छोटा क्रोमोसोम, एक बड़ा एक छोटा क्रोमोसोम में अलग अलग क्रोमोसोम्स हो गए, सेपरेट हो गए। 2 क्रोमोसोम्स का पेयर था, एक एक अलग हो गया। 2 छोटे क्रोमोसोम्स का पेयर था, एक एक अलग हो गया। ये देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईच गैमेट, ये गैमेट्स हैं, ये बन गया स्पर्म और ये बन गया ओवम। ईच गैमेट्स कंटेन 1 फैक्टर। 1 फैक्टर का मतलब क्रोमोसोम्स का एक पेयर का एक कॉपी।
और व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स, और जब इनकी फर्टिलाइजेशन आपस में होगी तो एक बड़ा क्रोमोसोम ये शेयर करेगा, एक छोटा क्रोमोसोम ये शेयर करेगा, इधर एक बड़ा क्रोमोसोम ये शेयर, एक छोटा क्रोमोसोम ये शेयर करेंगे और ये बन जाएगा जाइगोट। जितना इसने अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर किया उतना ही फीमेल जेनेटिक मटेरियल शेयर करेंगे। तो जरा देखिएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म रिसीव 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर का मतलब 1 फॉर ईच ट्रेट, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट। एक बड़ा क्रोमोसोम एक पेरेंट से, एक छोटा क्रोमोसोम एक पेरेंट से मिलता है। अगर हम इधर देखें तो मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। जब हम बात करते हैं सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस की, तो इसका मतलब है कि आप एक कैरेक्टर एक वक्त में लें। इसका मतलब है एक ट्रेट एक वक्त में लें। ये एक ऐसी न्यूमेरिकल है जो पेपर में आती है। आज मैं आपको उनका बताता हूँ बेस किस तरह से पढ़ा जाता है। When round shape seed plant cross with या fertilize with wrinkle shape seed plant, what will be F2 ratio? जब रेड सीड वाले प्लांट को, राउंड सीड वाले प्लांट को जब आप क्रॉस करेंगे रिंकल वाले से, तो F2 रेशियो क्या आएगा जरा देखें। जो हमेशा पहले करैक्टर आता है वो डोमिनेंट होता है, जो बाद में आता है वो रिसेसिव होता है। जरा देखिएगा, ये कहलाता है कैपिटल आर, और हम इसको क्रॉस करते हैं स्मॉल आर से। ये कैपिटल आर असल में राउंड को बता रहा है और स्मॉल आर बताता है रिंकल के बारे में। क्रॉस करने से पहले बनाते हैं गैमेट्स। इसका ये गैमेट बनेगा कैपिटल आर वाला, इसका ये गैमेट बनेगा कैपिटल आर वाला, इसका ये गैमेट बनेगा स्मॉल आर का, इसका ये गैमेट बनेगा स्मॉल आर का। यही तो मेंडल ने हमें बताया था कि जब आप गैमेट बनाएंगे तो ईच गैमेट रिसीव द सिंगल कॉपी ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ जीन, पेयर ऑफ ट्रेट। ये इसका 2 गैमेट बन गए, ये इनके 2 गैमेट बन गए। अब आप गैमेट 1 को गैमेट 1 से क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। इस गैमेट 1 को गैमेट 2 से क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। फिर 2 की बारी, 2 को 1 से क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, और जब 2 को 2 से क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। अब आप मुझे बताएं, दे ऑल आर राउंड, ये सब के सब राउंड शेप के और ये हेट्रोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस का मतलब जिसमें कम से कम एक जीन तो कैपिटल है। फिर अगर हम और आगे चले तो कैपिटल आर, ये बन गया इनका रेशियो जिसे हम लोग कहते हैं F1 रेशियो। F1 का मतलब होता है फर्टाइल 1, F1 का मतलब फीलियल 1 जनरेशन, और इसको हम लोग कहते हैं पेरेंटल जनरेशन। अब आप इन फीलियल जनरेशन को आपस में क्रॉस कराइए। अब इसका गैमेट ये रहा कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये रहा कैपिटल आर, और ये कहलाता है स्मॉल आर। जब आप इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 1 2 1 2। इसके लिए आप चेकर बोर्ड बना लीजिए, चेकर बोर्ड से आपको और क्लियर हो जाएगी बात। चेकर बोर्ड में इस या वाले गैमेट्स आप इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाले गैमेट्स, और ये वाले गैमेट्स आप इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये रहे। अब इनको क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर आएगा। ये देखिएगा,
इसको उसके साथ क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, इसको उसके साथ क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, इसको उसके साथ क्रॉस करेंगे स्मॉल आर आएगा। यानी कुछ रेशियो इस तरह से बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। अब एक मिनट के लिए अगर हम इसको देखें तो हम अगर फिनोटाइप रेशियो को देखें तो ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, मगर ये कहलाता है रिंकल। तो रेशियो बनता है फिनोटाइप 3:1 का। 3:1 का मतलब 3 राउंड 1 रिंकल। अगर हम रेशियो बनाएं जीनोटाइप का तो आप नोट कर सकते हैं कि राउंड तो है मगर होमोजाइगस राउंड 1, राउंड तो है मगर हेटेरोजाइगस राउंड 2, और ये कहलाता है 1 रिंकल। तो फिनोटाइप रेशियो फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप रेशियो उसकी जीन को कहते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं इस पूरी प्रॉब्लम में कि मेरे बताने का मकसद ये था कि जब गैमेट बनते हैं तो ईच गैमेट रिसीव 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, 1 कॉपी ऑफ ईच ट्रेट, 1 कॉपी ऑफ ईच जीन। फिर वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और जब फर्टिलाइज होते हैं तो राउंड राउंड रहते हैं, रिंकल रिंकल रहते हैं। ये मेंडल फर्स्ट लॉ का नाम ये भी है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का मतलब है नाइदर दे मिक्स्ड और नाइदर दे कैन दे इफेक्ट ईच अदर। फिर हम चलते हैं मेंडल सेकंड लॉ की तरफ जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्रोमोसोम्स अरेंज इंडिपेंडेंटली, द मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। एक जीन दूसरे जीन के साथ इंडिपेंडेंटली अरेंज होते हैं। इसका म्योसिस से ताल्लुक है और उसे हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अगर आपने मेंडल फर्स्ट लॉ याद करना है तो म्योसिस आपके जहन में रहना चाहिए और सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। अगर आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट याद रखना है जिसको हम सेकंड लॉ ऑफ मेंडल सेकंड लॉ कहते हैं, मेंडल सेकंड लॉ ऑफ जेनेटिक्स। जरा देखिएगा क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं। ये एक क्रोमोसोम्स है एक स्पीशीज का, ये क्रोमोसोम्स हैं एक दूसरे स्पीशीज का, ये रहा। अब ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से अटैच होंगे कुछ इस फैशन से। ये देखिएगा, ये रहे। एक्चुअली पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कहलाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब वो क्रोमोसोम्स जो सेम हो, जो सिमिलर हो, फिर ये आपस में एक पॉइंट से मिलते हैं। इस पॉइंट को हम चेस मेटा फॉर्मेशन कहते हैं। फिर मिलने के बाद ये अलग होते हैं। जब ये क्रोमोसोम्स मिलने के बाद अलग होते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये क्रोमोसोम जिसने क्रॉसिंग ओवर में हिस्सा नहीं लिया ये कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉन क्रॉसिंग ओवर क्रोमेटिड्स, और इनको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर क्रोमेटिड्स। ये रहे। जब ये मिलकर अलग होंगे तो इनमें जेनेटिक मटेरियल कुछ ट्रांसफ़र होगा और कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़र होगा जेनेटिक मटेरियल। ज़रा देखिएगा, ये रहा कि कुछ क्रोमोसोम्स इधर आ जाएंगे, कुछ इनका पेयर इधर आ जाएगा। ये देखिएगा इस तरह से। आप एक बात नोट कर सकते हैं कि बन गए 4 क्रोमोसोम्स और चारों के चारों अलग। ये चारों के चारों अलग कैसे, ज़रा देखिएगा। ये 1 वाला क्रोमोसोम्स उसका क्रोमेटिड्स ये रहा, ये 2 वाला क्रोमोसोम्स उसका क्रोमेटिड्स ये है, इस तरह से। ये 3 वाला क्रोमेटिड्स वो इस तरह से है।
ये रहा, और नंबर 4 इस तरह से। तो कुल कितने 4 क्रोमोसोम्स होंगे और चारों के चारों अलग हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो द मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट अनदर पेयर। अगर मेंडल का सेकंड लॉ याद करना है तो आपको क्रॉसिंग ओवर पता होना चाहिए, और क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ एक अहम चीज जिसको बोलते हैं सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, डबल ट्रेट इनहेरिटेंस। ये देखिएगा, ये डबल ट्रेट इनहेरिटेंस किस तरह से पढ़ी जाती है, या हम इसे कहते हैं दे आर कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये रहा, when round shape seed with tall plants cross with wrinkle shape seed with dwarf plant, what will be the F2 ratio? अब की दफ़ा एक नहीं, अब की दफ़ा हमने 2 चीज़ें एक साथ ली हैं। ना सिर्फ राउंड शेप सीड लिया है, साथ में टॉल प्लांट्स लिए हैं। ना सिर्फ रिंकल शेप सीड लिया है, उसके साथ हमने ड्वार्फ प्लांट्स लिए हैं। अब ज़रा देखें इसको कैसे बनाते हैं। राउंड शेप लीफ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, क्यों? क्योंकि राउंड डोमिनेंट ओवर रिंकल। फिर ये रहा टॉल प्लांट्स, और इसको हम करते हैं स्मॉल आर और स्मॉल टी से। जैसा कि आपको मालूम है, ये कहलाती है पेरेंटल जनरेशन। हम अगर इसके गैमेट्स बनाने में आए तो ये कैपिटल आर कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये सिंगल और डबल ट्रेट में छोटा सा फर्क है। डबल ट्रेट में इनके गैमेट्स को आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करनी होती है सिर्फ। अब आप मुझे बताएं, 1 को 1 के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल टी। अगर 1 को 2 के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल टी। अब अगर इसकी बात करें तो 1 को 1 के साथ क्रॉस करेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल टी आएगा, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल टी आएगा। तो आपको बताने का मकसद है कि पहले आप इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लीजिए, उसके बाद फिर इनको आपने क्रॉस करना है। तो यूँ समझ लीजिए ये आपने इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद अब आप इनके गैमेट्स को 1 2 1 2, अब आप इनके गैमेट्स को आपस में क्रॉस कीजिए। 1 को 1 से क्रॉस करेंगे तो स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। इस 1 को इस 2 के साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और एक्चुअली ये कहलाता है, दिस इज नोन एज F1 जनरेशन। F1 जनरेशन उस टाइम तक नहीं कहेंगे जब तक आप दोनों को क्रॉस ना कर लें। सर 2 को क्यों नहीं क्रॉस किया 1 से 2 से? बिकॉज इसलिए क्रॉस नहीं किया कि ये गैमेट्स बढ़ जाएंगे, हमारा 2 गैमेट में ही रिजल्ट पता चल जाता है। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि F1 के बाद F2 रेशियो की बात करते हैं। तो F2 रेशियो में ये रहा कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने आपसे क्या कहा कि दे शुड गो फॉर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, उनके बाद इनकी जनरेशन आएगी। तो अगर हम इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं तो वो किस तरह से होती है ज़रा देखिएगा। इस 1 को इस 1 2 1 2
इस वन से अगर हम क्रॉस करें तो कैपिटल आर कैपिटल टी आता है। इस वन को अगर 2 से क्रॉस करें कैपिटल आर स्मॉल टी आता है। इस 2 को 1 से क्रॉस करें स्मॉल आर कैपिटल टी, और ये रहा स्मॉल आर स्मॉल टी। जरा इधर देखिएगा, ये रहा कैपिटल आर कैपिटल टी, ये रहा कैपिटल आर स्मॉल टी, ये रहा स्मॉल आर कैपिटल टी और स्मॉल आर स्मॉल टी। इनके गैमेट्स को अब हमने आपस में फर्टिलाइज करवाना है, जिससे हमारा रिजल्ट आएगा चेकर बोर्ड में। ये देखिएगा, ये रहा कैपिटल आर कैपिटल टी, ये रहा कैपिटल आर स्मॉल टी, ये रहा स्मॉल आर कैपिटल टी और स्मॉल आर स्मॉल टी। ये गैमेट्स इनके हो गए, ये इनके गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी और स्मॉल आर स्मॉल टी। अब जरा देखते जाइएगा, कैपिटल आर कैपिटल टी इसको इसके साथ क्रॉस किया। जब हमने इसको इसके साथ क्रॉस किया तो ये आया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी, ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ क्रॉस किया। अब इसको इसके साथ क्रॉस करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी। इस तरह से हम इनको, अब इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हम चलते हैं मेन चीज की तरफ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कितनी वैरायटी निकल सकती हैं। एक था राउंड और रिंकल शेप, एक था टॉल और ड्रॉप। तो हम एक काम करते हैं, एक तरफ रखते हैं राउंड और टॉल, एक तरफ रखते हैं राउंड और रिंकल, राउंड और ड्रॉप, एक तरफ हम रखते हैं रिंकल और टॉल, और एक तरफ हम रखते हैं रिंकल और ड्रॉप। इसको किस तरह से देखते हैं जरा 1 मिनट के लिए नोट कीजिएगा। राउंड टॉल तो एक कैपिटल आर और एक कैपिटल टी एसेंशियल है। एक कैपिटल आर, एक स्मॉल टी, 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 और ये रहा एक कैपिटल आर, एक स्मॉल टी, और बाकी किसी में भी नहीं है, तो ये होंगे 9। अब राउंड और ड्राफ्ट का मतलब है एक कैपिटल आर और 2 स्मॉल टी। और इसको किस तरह से करते हैं, एक कैपिटल आर 2 स्मॉल टी, एक कैपिटल आर 2 स्मॉल टी, एक कैपिटल आर 2 स्मॉल टी, तो ये 9 का आएगा। फिर अगर हम देखें रिंकल और ड्रॉप, तो रिंकल का मतलब स्मॉल आर टॉल कैपिटल टी, एक ही काफ़ी है, और वो ये रहे 1 2 3, 2 स्मॉल आर, एक कैपिटल टी। अगर हम लास्ट में देखें तो 2 स्मॉल आर 2 स्मॉल टी होंगे, और वो ये भी 3, ये भी 1, ओनली 1। तो इससे पता चलता है ये जो 9 3 3 1 का रेशियो है, दिस इज ओनली फिनोटाइप। यही तो चीज़ है बेटा। अब हमने 2 गैमेट्स डाले, 2 किस्म के निकल आए, 4 किस्म के। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर, डाले 2 किस्म के, निकल आए 4 किस्म के।
अब फर्स्ट मेंडल लॉ और सेकंड मेंडल लॉ के बाद आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि एक डोमिनेंट इंडिविजुअल है, एक डोमिनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उस डोमिनेंट इंडिविजुअल का हमें मालूम करना है जीनोटाइप, कि वो डोमिनेंट तो है मगर वो कौन सा डोमिनेंट है, वो होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो किसी भी डोमिनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी के जांचने का तरीका कहलाता है टेस्ट क्रॉस। हम क्रॉस करके टेस्ट करेंगे। ज़रा देखिए कैसे। एक ये टॉल प्लांट है और ये टॉल प्लांट के बारे में मालूम करना है कि ये टॉल प्लांट है तो डोमिनेंट। अब ये मालूम करना है कि ये डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कैपिटल टी है, या ये डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी या स्मॉल टी। फिनोटाइप तो सबने देखा, फिजिकल अपीयरेंस। जीनोटाइप मालूम करना है कि उनकी जीन की लोकेशन कैसी है। तो ज़रा देखते हैं गौर से। टॉल प्लांट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आप एक काम करें, आप उनको उस टॉल प्लांट के जीनोटाइप को क्रॉस कर दें उस अपनी स्पीशीज के ड्रॉप से। यानी आपको नहीं मालूम कि इसका ये है तो टॉल, मगर आपको ये नहीं मालूम कि ये होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है, यही तो हमने मालूम करना है। तो मालूम करने के लिए तरीका ये है कि आप उसके ही स्पीशीज के होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कर लें। ये एक रिजल्ट आएगा। या अगर हम दूसरी बात करते हैं, अगेन टॉल, और ये मालूम करना है और आप इसको रिसेसिव के साथ क्रॉस कर लें। हम यूं समझ लें कर रहे हैं एक तरफ रिसर्च 1 और एक तरफ रिसर्च 2। दो डिफरेंट जवाब आएंगे। देखें कैसे। अगर आप इसको इसके साथ क्रॉस करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या है, मगर जब इसके साथ क्रॉस किया तो वो जो बच्चा पैदा हुआ वो था टॉल। अब इसमें टॉल की तो जीन है ही नहीं, तो इसमें टॉल कैसा हुआ? इसका मतलब है ये था कैपिटल टी, ये था कैपिटल टी। अब इस 1 को 2 से क्रॉस कीजिए तो क्या आएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये भी आगे क्या कहलाएगा? ये भी आगे कहलाएगा टॉल। बच्चों के रिजल्ट से मालूम करना है कि बच्चों को क्रॉस करके मालूम करना है, उनके रिजल्ट से मालूम करना है कि ये कौन सा होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। फिर जब मैंने इसको इसके साथ क्रॉस किया तो अगेन स्मॉल टी और ये क्या आया? टॉल। इसका मतलब है कि ये वाला भी कैपिटल टी है। अगर ये वाला भी कैपिटल टी है तो फिर हम देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये रहा टॉल। ऐसा इंडिविजुअल जिसके चारों के चारों बच्चे टॉल आए, चारों के चारों बच्चे जिसके डोमिनेंट आए, इसका मतलब है कि वो खुद होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में है कि इसको जब इसके साथ क्रॉस किया तो स्मॉल टी के साथ इसको जब हमने रखा तो इसका बच्चा टॉल आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कैपिटल टी है। इसको जब मैंने 2 के साथ क्रॉस किया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या आया? टॉल आया। थोड़ा आगे चलते हैं। जब मैंने इस 2 वाले को 1 वाले से क्रॉस किया तो पता ये चला कि स्मॉल टी स्मॉल, पता ये चला कि ये बच्चा ड्रॉप आया। अब आप मुझे बताएं, एक स्मॉल टी के होते से ये किस तरह से ड्रॉप हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि इधर ये स्मॉल टी जीन है। फिर ज़रा 1 मिनट नोट कीजिएगा, इसको 2 के साथ किया तो स्मॉल टी आया। इसका मतलब है ये भी ड्रॉप है। इसको मैं आपको दोबारा एक आइडिया देता हूँ, थोड़ा हमें
इसका और अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए, ये है एक्सपेरिमेंट 2। हमें नहीं मालूम कि ये कौन सा इंडिविजुअल है, हम इसको स्मॉल t के साथ क्रॉस कर रहे हैं। 1 को जब 1 से क्रॉस किया तो बच्चा टॉल निकला। इसका मतलब ये हुआ कि इधर कैपिटल T है, इसका मतलब है ये कैपिटल T है। 1 को 2 से क्रॉस किया, कैपिटल T स्मॉल t आया। फिर 2 को 1 से क्रॉस किया, अब ये टॉल था मगर ये बच्चा ड्वार्फ पैदा हुआ। ड्वार्फ उसी सूरत में पैदा हो सकता है जब इधर भी क्या होनी चाहिए, स्मॉल t। इसका मतलब है इधर भी क्या है, स्मॉल t, और जब इसको उसके साथ क्रॉस किया ये बच्चा भी ड्रॉप आया, स्मॉल t। इसका मतलब है 50% बच्चे ड्रॉप, 50% बच्चे टॉल आए। तो अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे कि मैं डोमिनेंट हूँ, मैं होमोजाइगस हूँ कि हेटेरोजाइगस हूँ, आसान सी बात है, होमोजाइगस डोमिनेंट उस सूरत में होगा जब सारे बच्चे डोमिनेंट पैदा होंगे। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट उस सूरत में होगा जब आधे बच्चे डोमिनेंट और आधे बच्चे ड्रॉप पैदा होंगे, जैसा कि आपकी बुक में लिखा है। फिर हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट वेरिएशंस इन द जीन की डिफरेंट वेरिएशंस जो है और उनके डिफरेंट रिजल्ट कौन से आते हैं, ज़रा देखें। एक जिसका नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एक जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्ट, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, ये रहा। और एक कहलाता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो वेरिएशन ऑफ जीन 3 है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप यूं समझिए कि ये है एक रेड फ्लावर की जीन और एक वाइट फ्लावर की जीन। रेड फ्लावर कैपिटल R, वाइट फ्लावर स्मॉल r। आप यूं समझिएगा कि इसमें ये क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर जो करेक्टर आएगा वो डोमिनेंट होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, और यहाँ पर जो आएगा वो रिसेसिव होगा। एग्जैक्टली इधर भी ये क्रोमोसोम्स हैं, ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव पोर्शन है, इधर भी ये क्रोमोसोम्स हैं और ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव पोर्शन है। ये रहे हुआ ये ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, कैपिटल R यहाँ आ गया, स्मॉल r यहाँ आ गया, तो इसका रेशियो कुछ इस तरह से बनेगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r। 3 इसमें हो गए रेड और एक हो गया वाइट फ्लावर। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। रेड रेड रहे और वाइट वाइट रहा। इधर देखते हैं रेड फ्लावर का जो डोमिनेंट कैपिटल R, वाइट फ्लावर का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल r। इधर ऐसा हुआ कि कैपिटल R भी इधर आ गया और स्मॉल r भी इधर आ गया, यानी दोनों के दोनों फर्टिलाइजेशन के दौरान दोनों के दोनों डोमिनेंट में आ गए। तो जब दोनों के दोनों डोमिनेंट में आ जाते हैं तो अगर इनका रिज़ल्ट हम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनता है कि ये है रेड, ये है वाइट। अब ये चाह रहे हैं दोनों के दोनों कि हम दोनों डोमिनेंट रहें, हम दोनों का कलर हो, तो वो कलर आएगा जिसको कहते हैं हम राउंड कलर। राउंड कलर का मतलब बैकग्राउंड रेड की उसमें वाइट कलर के स्पॉट्स, या बैकग्राउंड वाइट की उसमें रेड कलर के स्पॉट्स हों, उसे हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंस। अगर हम देखें इधर, ये रहा रेड फ्लावर, ये रहा जिसका नाम है वाइट फ्लावर, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर की जीन ये। अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कैपिटल R स्मॉल r दोनों रिसेसिव में आ गए।
इन केस जब दोनों रिसेसिव में आ जाएं तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये होगा रेड कलर की जीन, ये होगी वाइट कलर, और इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज पिंक कलर। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने समझनी चाहिए कि ये जो पिंक कलर है इसका मतलब है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से मुराद कि ना रेड कलर ना वाइट कलर, इंटरमीडिएट कलर। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ और पढ़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको कहते हैं हम मल्टीपल अलील। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन यानी अलील से पेयर से ज़्यादा बात हो जाए, 2 की बजाय 3, 4, 5, 6 या हज़ारों के करीब वैरायटी हो जाए, 2 से ज़्यादा वैरायटी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल अलील। और उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप। और ये जो ब्लड ग्रुप है ये होता है रेड ब्लड सेल में। इन रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन होती, वो प्रोटीन बताती है कि इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। ये देखिएगा, ये रहा रेड ब्लड सेल, और इसके अंदर अगर इस तरह से एंटीजीन है ये, तो इसका मतलब है इसमें एंटीजीन ए की है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर हम इधर देखें तो इधर एंटीजीन बी की है। अगर हम इधर देखें, ये रहा रेड ब्लड सेल्स, इसकी जो सरफेस प्रोटीन है उसमें एंटीजन ए की भी है, एंटीजन बी की भी है, ये रही एंटीजन ए, एंटीजन बी। और नेक्स्ट लेवल में आए अगर हम, तो दे हैव नो एनी एंटीजन। याद रखना, जिसके पास जो एंटीजन होती है उसका वही ब्लड ग्रुप है। इसके अंदर एंटीजन ए की है तो इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसके अंदर एंटीजन बी की है तो बी ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन ए बी और दे हैव नो एंटीजन तो इसका ब्लड ग्रुप ओ है। आपके बुक्स में लिखा है कि जिसके अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी वो एंटीजन होती है मगर दूसरे मुखालिफ ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी है। अगर इसके अंदर एंटीजन ए की है तो इसके अंदर एंटीबॉडी, अगर इसके अंदर एंटीजन ए की है तो इसके अंदर एंटीबॉडी बी की है, अगर इसके अंदर एंटीजन बी की है तो इसके अंदर एंटीबॉडी ए की है, और ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो दे हैव नो एनी एंटीबॉडी। और ब्लड ग्रुप ओ की एंटीबॉडी ए बी भी है और एंटीबॉडी बी भी है। तो जिसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें वही एंटीजन होगी मगर दूसरी मुखालिफ पार्टी की एंटीबॉडी होगी। थोड़ा अपनी बात आगे लेके चलते हैं। ये जो जिसको हम एंटीजन कह रहे हैं, ये मेडिकल लैंग्वेज में इसका नाम है आइसोहीमोग्लोटिन, जिसको हम याद रखते हैं नाम से आई से। तो ज़रा हम देखें ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप ए का फिनोटाइप जीनोटाइप बनेगा ये होमोजाइगस ए और ये कहलाता है हेटेरोजाइगस ए। इसको देखें तो ये होमोजाइगस बी कहलाता है और इसको कहते हैं हेटेरोजाइगस बी। इसको देखें तो ये हेटेरोजाइगस ए बी। इसको देखें तो ये स्मॉल आई रिसेसिव को शो करता है। अब अगर हम इनको पढ़ें कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर है, तो वो साइंटिस्ट था एक जिसका नाम था गोल्डस्टीन। वो साइंटिस्ट था जो रिसर्च कर रहा था दो मुख्तलिफ मंकी का, एक आरबीसी था और एक ह्यूमन का आरबीसी था। जो मंकी है उसका नाम है रेसिस स्पीशीज। उसने एक बात नोट की कि जो ह्यूमन है उस ह्यूमन के ऊपर जो एंटीजीन है ब्लड ग्रुप की, बिल्कुल उससे
बिल्कुल उससे मिलती जुलती एंटीजीन जो है वो मंकी के ऊपर भी पाई जाती है। ये रहा। इसने कहा जब दोनों का साइज शेप सेम है, जब दोनों का स्ट्रक्चर सेम है तो और भी चीज़ सेम हो सकती है। तो इनको सरफेस में एक प्रोटीन मिली ये, और इसने इस प्रोटीन का नाम रख दिया RH फैक्टर। RH क्यों? RH का मतलब रेसिस, और वही RH फैक्टर ह्यूमन में भी पाया जाता था। तो अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, भले ब्लड ग्रुप उसका कोई सा भी हो। अगर जिसके अंदर RH एब्सेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव कहलाएगा। ये देखिएगा, अगर इधर RH है तो A पॉजिटिव, अगर RH फैक्टर नहीं है तो B पॉजिटिव, अगर इसके अंदर RH फैक्टर है तो B पॉजिटिव, अगर नहीं है तो B नेगेटिव। ये देखिएगा, अगर RH फैक्टर है तो AB पॉजिटिव, नहीं है तो AB नेगेटिव, RH फैक्टर है तो O पॉजिटिव, नहीं है तो O नेगेटिव। इस तरह से A पॉजिटिव A नेगेटिव तो जिसमें होता है, और जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो डोमिनेंट हैं, उनको इस तरह से शो करते हैं ये रहे, और रिसेसिव वालों को इस तरह से हम शो करते हैं ये रहे। कौन कौन से ब्लड ग्रुप से सवाल आ चुके हैं? पहला सवाल ये आया था कि व्हेन अ फीमेल हैव ब्लड ग्रुप ऑफ को-डोमिनेंट, ऐसी फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप को-डोमिनेंट है और उसको क्रॉस किया उस मेल से जिसका ब्लड ग्रुप इनकम्प्लीट डोमिनेंट ब्लड ग्रुप है, तो व्हाट विल बी द रेशियो? इनकम्प्लीट डोमिनेंट, तो को डोमिनेंट से मुराद है कि जिसके अंदर ब्लड ग्रुप है A और B, को का मतलब दोनों का, और इनकम्प्लीट का मतलब स्मॉल I और स्मॉल b। फिर एक सवाल ये आया था कि व्हाट आर द ब्लड ग्रुप ऑफ दोज पेरेंट्स, उन पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा? दे हैव different, they have children's with different blood group। उन पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा जिसमें उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप सबका डिफरेंट है? तो उन पेरेंट का ब्लड ग्रुप होगा A हेटरोजाइगस और B हेटरोजाइगस। ये रहा, A और B हेटरोजाइगस ब्लड ग्रुप जिसका होगा उसमें इस तरह से पाया जाएगा। अगला सवाल जो है वो आपकी बुक से लेते हैं। मिस्टर जफर और मिसेस जफर का ब्लड ग्रुप A और AB है। मिस्टर सलीम और मिसेस सलीम का ब्लड ग्रुप A और A है। मैं इन दो फैमिलीज़ का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? ड्यूरिंग डिलीवरी एक ही मैटरनिटी होम में दोनों फैमिलीज़ के बच्चे पैदा हुए और वो मिक्स्ड हो गए। आपको बुलाया कि अब आप इनको अलग अलग कीजिए, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें महीने लग जाएंगे। आपने डिसाइड किया कि मैं इनके बच्चों को अलग अलग बिलोंगिंग करता हूँ अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव ब्लड ग्रुप। अब बेबी 1 है, इसका ब्लड ग्रुप O है, और ये बेबी 2 है, इसका ब्लड ग्रुप B है। अब हमने ये मालूम करना है कि O और B बच्चे किस किस के एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। हुआ ये कि ये मिस्टर जफ़र का ब्लड ग्रुप जो A है और ये मिसेस जफ़र का ब्लड ग्रुप जो A है। अब आप देखिएगा इसको किस तरह से पढ़ना है। एक असूल याद रखना, हमेशा ब्लड ग्रुप की जब भी प्रॉब्लम आप करना, हमेशा ब्लड ग्रुप को आप हेटरोजाइगस लेना, आपका जवाब आएगा। इसको जब आप इसके साथ क्रॉस करेंगे तो इसका ब्लड ग्रुप इस तरह से आएगा जिसका नाम है A।
जब इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो इसका ब्लड ग्रुप इधर आएगा जिसका ए नाम है, हेटेरोजाइगस ए। जब आप इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो इसका ब्लड ग्रुप भी ए आएगा, हेटेरोजाइगस। जब आप इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो इसका ब्लड ग्रुप ओ आएगा। तो हमें एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं कि ये जो बेबी 1 है वो ओ ब्लड ग्रुप वाली तो नहीं, मगर इसको और अच्छे तरीके से हम देखते हैं। मिस्टर सलीम का ब्लड ग्रुप और मिसेस सलीम का ब्लड ग्रुप। मिस्टर सलीम और मिसेस सलीम का ब्लड ग्रुप है ए, और इसको इस तरह से कर लेते हैं कि मिसेस सलीम का ब्लड ग्रुप ए बी है और मिस्टर जफ़र का ए है, तो मैं इसको ए से ले रहा हूँ, इसको ए बी से। तो अगर हम मिस्टर सलीम का ब्लड ग्रुप करें तो इस तरह से बनेगा। आप कोई सा भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, हम बुक के अलावा भी अलग वैल्यूज़ डाल के देख रहे हैं। मिस्टर जफ़र मिसेस जफ़र का ब्लड ग्रुप ए लिया, मिसेस सलीम मिस्टर सलीम का ब्लड ग्रुप हमने ए और बी लिया। अब अगर हम इसको क्रॉस करेंगे इस 1 को इसके साथ, तो इसका ब्लड ग्रुप आएगा ए, होमोजाइगस। इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो इसका ब्लड ग्रुप आएगा ए बी, ये रहा। इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो इसका ब्लड ग्रुप आएगा ए, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो इसका ब्लड ग्रुप आएगा बी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई और ओ नहीं है, इसमें सिर्फ बी है। तो ये जो बेबी 2 है वो इनसे बिलोंग करता है। इसमें कोई और बी नहीं है, ए ओ ब्लड ग्रुप है, तो इसका तो बेबी 1 इससे बिलोंग करता है। तो आप अगर हमेशा हेटेरोजाइगस में वैल्यू लेंगे तो आपको हमेशा रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ। फिर एक और अहम तरीन टॉपिक है जिसका नाम है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस से मुराद, एपी का मतलब होता है अबव, और स्टेसिस से मुराद है टू स्टेटिक। ये रहा। आपको ये बताने का मकसद ये है एपिस्टेसिस के, एक यूँ समझ लें कि एक कई महीनों से कई सालों से एक झील का पानी था, वहाँ पर किसी ने पत्थर फेंका, तो जैसे पत्थर झील के पानी में गया वो झील का पानी धर्म भरम वेव निकलना शुरू हो गई और पूरा का पूरा झील का नक्शा चेंज हो गया। आप यूँ समझें कि कई सालों से माउस की स्किन के कलर की जीन चलती आ रही थी। एक ब्लैक कलर की जीन जिसको हम कैपिटल बी से शो करते हैं, और एक ब्राउन कलर की जीन जिसको हम स्मॉल बी से जाहिर करते हैं। ये कई सालों से ये जीन चलती आ रही थी क्रोमोसोम्स के ऊपर, ये रही। अब ये कैपिटल बी की जीन और ये स्मॉल बी की जीन, या तो जीन में म्यूटेशन हुई या कोई ऐसी मॉडिफिकेशन हुई या चेंज हुआ लोकस, कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर हुआ कि एक न्यू जीन वजूद में आ गई और वो न्यू जीन उसी पुरानी वाली जीन ब्लैक और ब्राउन कलर की जीन के सेम लोकेशन में आ गई, और आकर उसने उनकी जीन के जेनेटिक कंपोजिशन को, जेनेटिक जीनोटाइप को सेम लोकेशन के दूसरी जीन के जीनोटाइप को उसने डिस्टर्ब कर दिया, और यूँ समझें कि वो जीन बिल्कुल सेम उसी लोकस में आ गई जिस लोकस में ये है। अब ये एपिस्टेसिस डिपेंड करता है कि वो ब्लैक वाले कलर के डोमिनेंट कलर को डिस्टर्ब करने या ब्राउन रिसेसिव को। चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस किसको कहते हैं और रिसेसिव एपिस्टेसिस किसको कहते हैं। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब है कि एक जो न्यू जीन आई है वो ब्लैक कलर, डोमिनेंट कलर के जीनोटाइप को इफेक्ट करने आई है,
आप यूँ समझें, हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि अगर डोमिनेंट एपिस्टेसिस है तो कैपिटल आई और ये रहा स्मॉल आई। अगर डोमिनेंट है तो कैपिटल आई को हम लोग कहते हैं इंटरफेरिंग जीन, वो जीन जो दूसरे जीन पे इंटरफेरिंग करे, और स्मॉल को कहते हैं नॉन इंटरफेरिंग जीन। क्योंकि हम डोमिनेंट पढ़ रहे तो कैपिटल आई इंटरफेरिंग होगी। अब वो किस तरह से इसको पढ़ना है ज़रा एक मिनट नोट कीजिएगा। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, ये ब्लैक ब्राउन और ये जो न्यू जीन आई वो ये है। और आप यूँ समझ लें कि ये जो न्यू जीन आई है ये जीन ग्रे कलर की है। तो कई सदियों से ब्लैक और ब्राउन कलर की जीन चलती आ रही थी। ग्रे कलर की जीन ने आके, वो जो मैंने आपको कहा झील के पानी पे समझे जो पत्थर आया वो ग्रे कलर की जीन थी, उसने आके ब्लैक और ब्राउन कलर को जेनेटिक कंपोजिशन को, उसकी जीनोटाइप को तबाह बर्बाद कर दिया। ज़रा देखिएगा कैसे। अब अगर हम इसके गैमेट्स बनाते हैं और इसको आपस में क्रॉस करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो वो किस तरह से होगा ज़रा देखिएगा। अगर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो आएगा कैपिटल बी कैपिटल आई, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई, और ये कहलाता है स्मॉल बी स्मॉल आई। ज़रा देखिएगा, कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई, और ये कहलाता है स्मॉल बी स्मॉल आई। अगर हम देखें इसको तो इसको किस तरह से हम लोग चेकर बोर्ड बनाएंगे, इसको किस तरह से समझेंगे। ये कैपिटल बी कैपिटल आई ये वाले, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई और स्मॉल बी स्मॉल आई। थोड़ा सा अगर आगे जाएं तो कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई और स्मॉल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी स्मॉल आई। अब अगर मैं 1 को 1 से क्रॉस करूं तो इस तरह से बनेगा। ज़रा आप देखते जाइएगा कि इसको क्रॉस हमने करना है। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। एक मिनट, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई और कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी कैपिटल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई कैपिटल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। अब ज़रा देखते जाइएगा इसको हमने किस तरह से पढ़ना है। अब जहाँ जहाँ कैपिटल आई है, जैसा कि मैंने कहा कि वो इंटरफेरिंग जीन है, तो सारे ग्रे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप देख सकते हैं मैंने आपसे क्या कहा था, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। जो इनका जो मेन जेनेटिक कंपोजिशन है वो इस तरह से होती है 9 3 3 1। अब आप मुझे बताइएगा 9 3 3 1 में ये जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है ये डोमिनेंट को डिस्टर्ब करेगी। अब आप मुझे बताएं इनमें डोमिनेंट कौन सा है, जो सबसे बड़ा 9 और जो सबसे बड़ा 3। तो 9-3 के रेशियो को ये लोग कम करके किस तरह से करते हैं, 12 हो गए ग्रे, क्योंकि डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। इसने यूँ समझ लीजिए कि जो ज़्यादा बड़े नंबर हैं ये उन्होंने उस नंबर को डिस्टर्ब किया। ज़रा इधर देखिएगा, अगर 9 और 3 को इन्होंने डिस्टर्ब किया ग्रे ने, तो 12 हो गया। और ब्राउन कैपिटल बी 1 कैपिटल बी 2 कैपिटल बी 3, तो 3 हो गए ब्राउन कलर की जीन और 1 रह गई ये वाली, और ये कहलाती है, हम इसे कहते हैं
1 और ये कहलाती है 3 ब्लैक कलर की जीन और ये 1 ब्राउन कलर की जीन। तो ज़रा फिर सोचिएगा, जहाँ कैपिटल आई आएगा, जहाँ पर कैपिटल आई आएगा वो इंटरफेरिंग जीन है, ना वो ब्लैक होगा ना वो ब्राउन होगा। अब जहाँ कैपिटल बी 1, कैपिटल बी 2, कैपिटल बी 3, जहाँ कैपिटल बी है वो ब्लैक कलर होगा, क्योंकि ब्लैक जो है वो कैपिटल बी को शो करता है। और जहाँ 2 स्मॉल बी है वो कौन सा होगा? ब्राउन कलर। तो यूँ समझ लीजिए कि एपिस्टेसिस, खास तौर पर डोमिनेंट एपिस्टेसिस किस जेनेटिक कंपोजिशन को डिस्टर्ब करती है? जो डोमिनेंट होता है। अगर इसी तरीके से हम आगे चलें तो फिर हम लोग पढ़ते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस किसको कहते हैं? रिसेसिव एपिस्टेसिस से मुराद है कि ये है, अब की दफ़ा जो रिसेसिव है उसमें कैपिटल आई कहलाएगी नॉन इंटरफेरिंग जीन, और ये जो 2 स्मॉल आई हैं ये कहलाएंगी, हम इन्हें कहते हैं इंटरफेरिंग जीन। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं रिसेसिव, और रिसेसिव में स्मॉल आई कहलाती है इंटरफेरिंग जीन। अब दोबारा पढ़ते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। ज़रा इसको पढ़ते हैं, इसके गैमेट्स निकालते हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई और स्मॉल आई। इसको अगर आपस में क्रॉस करें तो कैपिटल बी स्मॉल आई बनता है, कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई, स्मॉल बी स्मॉल आई। इसको इसके साथ क्रॉस करें, अगर इसको इसके साथ क्रॉस करें, कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई, स्मॉल बी स्मॉल आई। अगर हम इसका चेकर बोर्ड बनाएं तो चेकर बोर्ड से हमें अंदाज़ा होगा, कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई और स्मॉल बी स्मॉल आई, कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई और स्मॉल बी स्मॉल आई। अगर इसको आपस में क्रॉस करें तो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आई कैपिटल आई, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। ज़रा देखते हैं, बिल्कुल ये उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे हमने पहले किया था। कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई कैपिटल आई। इस तरह से होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, इस कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। ये इनका चेकर बोर्ड। अब की दफ़ा जो इंटरफेरिंग जीन है वो स्मॉल आई है। देखें किस तरह से अब की दफ़ा जो इंटरफेरिंग जीन है वो स्मॉल आई है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब देखिएगा कैसे होगा, जहाँ जहाँ स्मॉल आई है वो ग्रे कलर की जीन है, एक ये ग्रे कलर की जीन, 2 ग्रे कलर की जीन, 3 और 4। डोमिनेंट हमेशा ख़राब करता है बड़े रेशियो को, रिसेसिव हमेशा ख़राब करता है छोटे रेशियो को। तो ये छोटा रेशियो 4 हो गए ग्रे कलर। जहाँ कैपिटल बी है वो ब्लैक है, तो 1 कैपिटल बी, 2 कैपिटल बी, 3, 4 कैपिटल बी, 5, 6 कैपिटल बी, 7, 8 कैपिटल बी, 9, तो 9 हो गए कैपिटल बी और ये हो गया ब्लैक। अब हमने देखना है कि ब्राउन कितने हैं। 1 स्मॉल बी ब्राउन, 2 स्मॉल बी ब्राउन, 3 स्मॉल बी ब्राउन
तो ब्राउन कितने हो गए? 3। तो ये आपको बताने का मकसद है कि रिसेसिव एपिस्टेसिस जो है वो छोटे नंबर को डिस्टर्ब करता है और डोमिनेंट बड़े नंबर को। फिर आपकी बुक में है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से मुराद कि ऐसी जीन कि जिसको कहते हैं मैनी जीन विच कंट्रोल सिंगल इफेक्ट, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मीन मैनी जीन, इसका ये नाम भी है कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट। कंटिन्यूस वेरिंग ट्रेट। जरा देखिएगा कैसे कंटिन्यूस वेरिंग ट्रेट। ये है क्रोमोसोम्स और इस क्रोमोसोम से कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल a1, स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a2, ये एक पेयर फर्स्ट वाला, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर, 4 पेयर मिलकर एक कंट्रोल कर रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्किन कलर। तो मैनी जीन यानी 8 जीन एक कलर को, एक कैरेक्टर को अगर कंट्रोल करें तो उसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर हम आगे चलें तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है मैनी जीन सिंगल इफेक्ट। इसी तरीके से एक और चीज़ आती है जिसका नाम है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है जिसका मतलब है सिंगल जीन और मैनी इफेक्ट। अब ये सिंगल जीन और मैनी इफेक्ट कैसे हैं ज़रा देखें। ये है सब्सटेंस ए, ये कन्वर्ट होगा बी में और ये कन्वर्ट होगा सी, इसकी फाइनल प्रोडक्ट है। एंजाइम ए कन्वर्ट करेगा बी में और एंजाइम बी कन्वर्ट करेगा सी में। आपकी बुक में लिखा है कि ए प्रोडक्ट है, एंजाइम ए को बी में कन्वर्ट करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है? 1 में। तो ए की 2 प्रोडक्ट हैं, 90% बी में कन्वर्ट होगा और 10% 1 में। 1 2 में कन्वर्ट होगा या और 2 3 में कन्वर्ट होगा। इधर एंजाइम है एक 1 को 2 में कन्वर्ट करता है, एंजाइम 2 को 3 में कन्वर्ट करता है। आपकी बुक लिखती है कि 1 2 में कन्वर्ट होगा 90% और 1 कन्वर्ट होगा x में, x y में और y z में। अब आप मुझे बताइएगा 1 की एक प्रोडक्ट है 2 और एक प्रोडक्ट है x और ये इनकी फाइनल प्रोडक्ट है। आपने सुना होगा 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। अगर आप एंजाइम ए की जीन को डिस्ट्रॉय कर दें, ना एंजाइम ए को बी में कन्वर्ट होगा ना सी बनेगा। जब ए बी में कन्वर्ट नहीं होगा तो 1 में कन्वर्ट भी नहीं होगा, 3 नहीं बनेगा, और जब 1 नहीं होगा तो x में z नहीं बनेगा। इसको कहते हैं सिंगल जीन ये, और दे हैव मैनी इफेक्ट्स। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और उसका नाम है क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल ऐसा है जैसा मैंने आपको पहले बताया था। एक दफ़ा फिर हम पढ़ते हैं। ये क्रोमेटिड्स हैं, ये एक क्रोमोसोम्स के, और एक क्रोमोसोम्स के ये एक क्रोमेटिड्स हैं। ये क्रोमोसोम्स आपस में मिक्सअप होंगे तो ये क्रोमेटिड्स क्रॉसिंग ओवर में हिस्सा लेगा, ये हिस्सा नहीं लेगा। ये कहलाता है नॉन क्रॉसिंग ओवर, ये कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। अगर हम आगे देखें तो ये क्रॉसिंग ओवर और ये कहलाता है नॉन क्रॉसिंग ओवर। नॉन क्रॉसिंग ओवर और क्रॉसिंग ओवर जब आपस में मिलकर ये अलग होते हैं तो ये कुछ इस तरह से अलग होते हैं कि इनमें जेनेटिक मटेरियल आपस में ट्रांसफ़र होता है और वो कुछ इस फैशन से होता है। ये देखिएगा, ये रहा, ये देखिएगा ऐसे अलग अलग होगा। और जब आप इनको अलग अलग करेंगे दे हैव ऑल 4 वैरायटी, हालांकि शुरू में थी 2 वैरायटी। क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज आपके बुक में दिया हुआ है मॉस्किटो का।
हम पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, जो आपकी बुक में टॉपिक है वो मियोसिस में भी है। अब ये देखिएगा, एक लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमने डॉर्सोफिला प्लांट, डॉर्सोफिला जो है वो फ्लाई लिया है, डॉर्सोफिला फ्रूट फ्लाई है और ये इसका जीनोटाइप है। एक डॉर्सोफिला होता है ग्रे नॉर्मल, एक डॉर्सोफिला होता है ब्लैक वेस्टिजियल। ग्रे कलर है और नॉर्मल विंग्स हैं उड़ने वाले। इधर है ब्लैक वेस्टिजियल। ब्लैक वेस्टिजियल का मतलब है कि कलर ब्लैक है और जो इसका जो विंग्स हैं वो नॉन फ्लाइंग है। हमने जब ग्रे नॉर्मल को ब्लैक वेस्टिजियल से क्रॉस किया तो रिजल्ट आया ऑल आर ग्रे नॉर्मल, क्योंकि जब आप इसको इसके साथ क्रॉस करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ इस तरह से आएगा कि ये जब इनके साथ क्रॉस होंगे तो कैपिटल वी की वजह से ऑल आर नॉर्मल। अगर हम और आगे देखें इनको, अगर हम क्रॉसिंग ओवर करके देखें तो आप एक बात नोट कीजिएगा कि ये कैपिटल वी कैपिटल बी, ये है स्मॉल वी कैपिटल वी कैपिटल बी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर हम इसको देखें तो ये स्मॉल वी है, अगर हम इसको देखें तो ये स्मॉल वी है। थोड़ा सा अपनी बात को आगे लेके जाएं। इन्होंने क्रॉसिंग ओवर में हिस्सा नहीं लेना, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर में हिस्सा लेना है। तो क्या आएगा, कैपिटल वी और कैपिटल बी। इसको ब्लैक वेस्टिजियल से अगर हम क्रॉस करते हैं तो ब्लैक वेस्टिजियल से क्रॉस कैसे करेंगे जरा देखिएगा। ये है कैपिटल वी कैपिटल बी, और अगर हम इसको ब्लैक वेस्टिजियल से क्रॉस करते हैं स्मॉल बी से, तो किस तरह से रिजल्ट आएगा, कैपिटल वी कैपिटल बी, ये नॉन क्रॉसिंग ओवर है कैपिटल वी कैपिटल बी। और अगर आप इसको क्रॉसिंग ओवर आपस में करें तो कैपिटल वी स्मॉल बी और स्मॉल वी कैपिटल बी आएगा, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा स्मॉल बी। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे इन्होंने क्रॉसिंग ओवर में हिस्सा नहीं लिया तो ये नॉन क्रॉसिंग ओवर एक जैसे है। इन्होंने क्रॉसिंग ओवर में हिस्सा लिया तो ये आपस में क्रॉस किया। अब इन चारों को आप ब्लैक वेस्टिजियल से क्रॉस करके देखें, रिजल्ट क्या आता है। ये है कैपिटल वी कैपिटल बी, इसको क्रॉस करें इससे तो ये आएगा स्मॉल बी। अब इसकी बात, ये है कैपिटल वी स्मॉल बी, इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल बी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये रहा स्मॉल वी कैपिटल बी, और इसके साथ क्रॉस करेंगे तो स्मॉल बी। अगर इसकी बात करते हैं स्मॉल बी, और अगर इसकी बात करते हैं तो ये आता है स्मॉल बी। आप देख सकते हैं इसकी वजह से ये कहलाएगा ग्रे नॉर्मल। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये ग्रे तो है मगर स्मॉल बी की वजह से इसके पर वेस्टिजियल होंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये ब्लैक है मगर नॉर्मल विंग्स। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कहलाता है ये कहलाता है ब्लैक और वेस्टिजियल। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे ये चार बन गए। तो ये ग्रे नॉर्मल को ब्लैक वेस्टिजियल से क्रॉस किया, ऑल आर नॉर्मल आए। फिर हमने इनका जो रिजल्ट आया इसको ब्लैक वेस्टिजियल से क्रॉस किया, ये कहलाता है क्रॉसिंग ओवर जीन, और ये कहलाती है नॉन क्रॉसिंग ओवर जीन। और इन सब को हमने इससे क्रॉस किया ब्लैक वेस्टिजियल से, तो ये रिजल्ट आया। इससे पता चलता है कि इनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर हुई है, 2 कलर की जीन कन्वर्ट हो गई 4 डिफरेंट कलर्स में।
हम नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 8 का, इसका मतलब है सेक्स डिटर्मिनेशन। और सेक्स डिटर्मिनेशन होता है किसके ज़रिए? क्रोमोसोम्स के ज़रिए। जैसा कि आपको मालूम है, क्रोमोसोम्स को बोलते हैं, क्रोमोसोम्स एक्ट एज अ हेरिडिटरी मटीरियल। हेरिडिटरी मटीरियल का मतलब होता है विच हैव एबिलिटी टू ट्रांसफ़र फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर हम मेल क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, अगर हम फीमेल क्रोमोसोम्स की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों के अंदर 23 पेयर्स होते हैं। और वो 23 पेयर्स किस तरह से होते हैं? 1 से लेकर 22 पेयर, 1 से लेकर 22 पेयर मेल फीमेल में सेम होते हैं, बिकॉज दे हैव सेम जीन, सेम लोकेशन। हम शुरू के 22 क्रोमोसोम्स में अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये क्रोमोसोम्स मेल का है फीमेल का, बिकॉज दे हैव सिमिलर सेम। और ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स। हाँ, अलबत्ता मेल फीमेल में क्रोमोसोम्स डिफरेंस उस टाइम आता है जब 23X और 23Y क्रोमोसोम्स होते हैं मेल में, और 23X और 23X क्रोमोसोम फीमेल में है। तो ये जो 23rd क्रोमोसोम्स हैं, ये हमें बताता है, ये सेक को बताता है कि इनका कौन सा सेक हो सकता है। और ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग कहते हैं सेक क्रोमोसोम्स। वो जीन, वो कैरेक्टर, वो ट्रेट, वो इनहेरिटेंस जो ट्रांसफ़र हो थ्रू 23rd क्रोमोसोम्स, जो ट्रांसफ़र हो थ्रू सेक क्रोमोसोम के ज़रिए, हम उसे कहते हैं सेक लिंक इनहेरिटेंस। और वो सेक लिंक इनहेरिटेंस बनाने वाला सबसे पहले ये साइंटिस्ट था जिसका नाम था T.H. मॉर्गन। इसने फ्रूट फ्लाई के, एक फ्रूट फ्लाई है डॉर्सोफिला, इसने डॉर्सोफिला फ्रूट फ्लाई के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। इसने उनके क्रोमोसोम्स का एक्सरे का इमेज लिया और उसमें कुछ इस तरह से नज़र आया इसको कि ये समझ लीजिए ये एक मेल का और ये एक फीमेल का इमेज है। इसने देखा कि मेल में क्रोमोसोम्स नंबर 1 ये है। पता चला फीमेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स नंबर 1 का पेयर ये है। इसने देखा मेल में क्रोमोसोम्स नंबर 2 का पेयर ये है। पता चला फीमेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स का नंबर 2 का पेयर बिल्कुल एक है, सेम। क्रोमोसोम्स नंबर 3 सेम। क्रोमोसोम्स नंबर 4 अगर इस तरह से किया तो वो मेल का ऐसे आया। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि 1 2 3 पेयर सेम है। जो डिफरेंस है वो कौन सा है? डिफरेंस है नंबर 4 क्रोमोसोम्स का। आप यूँ देख सकते हैं कि इसका नाम आप X, इसका नाम X रख दें, इसका नाम X और इसका नाम Y। तो याद रखिएगा सेक्स डिटर्मिनेशन होती है थ्रू द सेक्स क्रोमोसोम्स। अल्लाह पाक ने कुछ फिशेस को, कुछ इंसेक्ट्स को उल्टा हिसाब दिया है। उनमें जो मेल हैं वो 20, उनमें जो मेल हैं वो X के हैं, और जो फीमेल हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो XY के हैं। फिर कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड है या कुछ ऐसे ग्रासहोपर या अर्थवर्म है जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम से आप मेल फीमेल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम से मेल फीमेल का अंदाज़ा कैसे लगेगा? यूँ समझें कि जो मेल है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं और जो फीमेल है उसके अंदर 24। तो ये होगा कि ये 12 के गैमेट बनाएंगे और ये 11 का गैमेट्स बनाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं, इस देखते हुए कि जो मेल है वो कहलाता है हेट्रोगैमेटिक
और जो फीमेल है वो कहलाता है होमोगैमेटिक। यही चीज़ अगर हम ह्यूमन में ऑब्जर्व करें तो ह्यूमन में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की जो मशहूर प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि इनके रेटाइना में या तो रेड और ग्रीन कलर का प्रॉब्लम है, या तो ऐसे लोग जिनको रेड और ग्रीन दोनों रेड नज़र आते हैं, या ऐसा है जिनको रेड जो है वो रेड नज़र आता है, ग्रीन भी रेड नज़र आता है, या जिनको ग्रीन के साथ रेड भी ग्रीन नज़र आता है, या ये कलर आपस में मिक्स कर लेते हैं। कलर ब्लाइंड का मतलब होता है कि रेड और ग्रीन कलर ख़ास तौर पर स्पेशली अफेक्टेड होता है रेटाइना में। अब ये है नॉर्मल इंडिविजुअल और ये है कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल। अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल कैपिटल N से और कलर ब्लाइंड स्मॉल n से जाहिर होता है। अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल में U वैरायटी बनती है XX कैपिटल N का मतलब है नॉर्मल फीमेल, XX स्मॉल n का मतलब कलर ब्लाइंड फीमेल, और अगर हम बात करें XX कैपिटल N स्मॉल n तो ये कहलाता है कैरियर। कैरियर का मतलब है शी लुक्स टू बी नॉर्मल मगर इसका जीनोटाइप एबनॉर्मल होगा। अगर हम बात करते हैं मेल की तो मेल में दो ही वैरायटी हैं, या तो मेल नॉर्मल है या मेल कलर ब्लाइंड है। या तो मेल नॉर्मल है या मेल कलर ब्लाइंड है, कोई और तीसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम देखें इनको क्रॉस करके व्हेन अ नॉर्मल कैरियर फीमेल क्रॉस विद कलर ब्लाइंड मेल व्हाट विल बी द रेशियो। अगर हम नॉर्मल कैरियर की बात करते हैं तो XX कैपिटल N स्मॉल n, कलर ब्लाइंड की बात करते हैं मेल की तो X स्मॉल n। Y में कोई जीन नहीं होती क्योंकि Y में स्पर्मेटोजेनेसिस का फैक्टर होता है। जब इस X को इस X के साथ करेंगे तो कैपिटल N स्मॉल n आएगा, जब इस X को Y के साथ करेंगे तो कैपिटल N आएगा, जब इस X को इस X के साथ करेंगे स्मॉल n आएगा, जब इस X को Y के साथ करेंगे स्मॉल n आएगा। तो हम इसको कहेंगे कि ये फीमेल तो है मगर ये फीमेल कैरियर है, ये मेल तो है मगर ये नॉर्मल है, ये फीमेल जो है ये कलर ब्लाइंड है और ये मेल कलर ब्लाइंड है। तो ऐसे रेशियो को क्या बोलते हैं? 25% ऑल आर डिफरेंट। अगर हम थोड़ा और आगे जाएं, अगर हम एक और प्रॉब्लम करें, एक ऐसी फीमेल जो नॉर्मल है और ऐसे मेल के साथ जो कलर ब्लाइंड है क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? अगर हम इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे XX कैपिटल N स्मॉल n, इसके साथ क्रॉस करेंगे XY कैपिटल N, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे XX कैपिटल N स्मॉल n और XY कैपिटल N। अब आप मुझे बताइएगा इसका रेशियो किस तरह से बन सकता है? तो इसका रेशियो ये बनेगा कि ये है एक कैरियर फीमेल, ये है नॉर्मल मेल, ये है कैरियर फीमेल, ये है कैरियर फीमेल और ये है नॉर्मल मेल। तो हम इसका ये भी लिख सकते हैं कि ऑल मेल आर नॉर्मल और ऑल फीमेल आर कैरियर नॉर्मल, या इसका रेशियो ये भी बन सकता है 50% आर कैरियर फीमेल एंड 50% आर नॉर्मल। तो इनकी परसेंटेजेस आ सकती हैं और याद रखना जब भी पेपर में प्रॉब्लम आए, पेपर में आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमेशा कहीं पर लिखा हो कि द फीमेल हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड या हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, तो याद रखना वो फीमेल आपने कैरियर फीमेल के तौर पर लेनी है। कैरियर फीमेल हमेशा आपने क्या लेना है? हेटेरोजाइगस। बिल्कुल इसी तरह से एक और भी है जिसको कहते हैं हम हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब होता है ये एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है
जहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं होता, उसका क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से प्रॉब्लम है। और इसमें भी यही है कि जो नॉर्मल है वो कैपिटल एन में लिए जाते हैं, और जो हीमोफिलिक है उसको हम या तो आप इस तरह से कर लें कि जो कैपिटल है वो एक्स है और जो हीमोफिलिक है वो इस तरह से एक्स बने। अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में या तो नॉर्मल मेल है या हीमोफिलिक मेल है। अगर हम बात करें फीमेल की, तो या तो फीमेल नॉर्मल है या फीमेल कैरियर है या फीमेल हीमोफिलिक है, इस तरह से। और ये भी इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके बाद वाली है डायबिटीज मेलाइटस, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, टाइप 1 टाइप 2, जब हम इंसुलिन पेनक्रियास के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।